गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री के आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 यानी केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य इस लेसन को पढ़ रहे हैं। आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट नियम को पढ़ेंगे, जिसमें से एक है ली शातलिए का नियम। साथ ही साथ कुछ डेरिवेशन को आज डील करेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है साम्य स्थिरांक की इकाई। साम्य स्थिरांक यानी कि के जब हमारे अभिकारक को हम मोलर सांद्रण में प्रदर्शित करते हैं, अभिकारक उत्पाद को, तो हम के सी से डिनोट करते हैं। अभिकारक और उत्पाद जब गैस के रूप में हो तो हम इसे के पी से डिनोट करते हैं। तो चलिए हमें यूनिट को डिफाइन करना है, यूनिट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन है, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी दे रहे हैं। मोलों की संख्या इनमें रिप्रेजेंटेटिवली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है। अब इसे साम्य स्थिरांक के रूप में डिफाइन करेंगे तो के सी बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन ए बी, और इनके मोलों की संख्या जस्ट इनके घात के रूप में इनके ऊपर आ जाएंगी। अब हम जानते हैं कि सी डी और ए बी इनकी जो वैल्यू है मोल इनवर्स, यानी हम इसे मोल सांद्रण के रूप में लेते हैं, है ना। तो इस वजह से हम इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू हो जाएगी मोल इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट है, चूंकि हम देखते हैं मोल इनवर्स और मोल इनवर्स इनकी घात है सी और डी। चूंकि आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी। मोल इनवर्स सी प्लस डी। अब नीचे भी आधार हम देखते हैं कि समान है, मोल इनवर्स ए, मोल इनवर्स बी। तो अब ये मोल जो है कॉमन इनमें से ले लेते हैं और इनके भी क्या हो जाएंगे, घात जुड़ जाएगी, मतलब ए प्लस बी। नेक्स्ट चौथे स्टेप में हम देखते हैं कि ऊपर नीचे दोनों ही आधार समान है, घातें अलग हैं। चूंकि ये अपॉन में दिए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो मोल इनवर्स सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्या थे, अपॉन में थे, यानी भाग के रूप में थे। अब हम जानते हैं कि सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी मोलों की संख्या को हम प्लस डेल एन से डिनोट करते हैं, राइट। तो हम इनकी जगह लिख देंगे डेल एन। तो केसी बराबर हो जाएगा मोल इनवर्स की घात डेल एन, और इसे केपी के रूप में लिखना होगा तो केपी बराबर हो जाएगा सांद्रण एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेल एन। जहां पर हम चूंकि दाब बोलते तो यहाँ पे एटीएम आएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन में मोलों की संख्या है 1, हाइड्रोजन में मोलों की संख्या है 3, अमोनिया में मोलों की संख्या है 2। अब हम साम्य स्थिरांक के फॉर्मेशन के रूप में लिखें तो केसी बराबर उत्पाद अपॉन अभिकारक आ जाता है, यानी NH3 ट्वाइस अपॉन N2 इंटू H2 होल थ्राइस। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनकी वैल्यू हो जाती है मोल अपॉन लीटर। ठीक, तो इस वैल्यू को इनकी जगह पर पुट कर दिया जाता है। इस वैल्यू को पुट करने के बाद में आप सेकंड स्टेप में देखिए, यहाँ पर चूंकि अपॉन वाली साइड को देखिएगा, मोल अपॉन लीटर इंटू मोल अपॉन लीटर होल थ्राइस। चूंकि इनके आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। अब चूंकि यहाँ पर आधार ऊपर और नीचे डिवाइड हो सकते हैं, यानी कट सकते हैं, तो हमारे थर्ड स्टेप में हमको वैल्यू मिल जाएगी केसी बराबर 1 अपॉन मोल अपॉन लीटर होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि 2/4 हो गया था, तो ये आपस में कट जाएगी, 1 और नीचे आ जाएगा 2। अब 1 अपॉन मोल अपॉन लीटर होल ट्वाइस को हम कैसे लिख सकते हैं, केसी बराबर मोल का माइनस स्क्वायर, लीटर माइनस स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ही हम केपी को लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ट्वाइस। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्य स्थिरांक की गणना करना। सपोज यहाँ पर एक सिचुएशन बताया गया है कि Kp बराबर Kc हो। ऐसी अभिक्रिया में डेल n = 0 है।
तो इन दैट केस आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन में मोलों की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद जो मिलता है हाइड्रोजन आयोडाइड उससे मोलों की संख्या है 2। अब इस इक्वेशन को केसी के फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम अभिकारक और उत्पाद उन्हीं ब्रैकेट्स के रूप में लिख देंगे, ऊपर उत्पाद और नीचे अभिकारक आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट थिंग इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड, केपी के अगर रूप में लिखना हो तो इसे कुछ नहीं करना हमें, बस जहां पर हम केपी के रूप में अगर लिखना है तो हम पी को जस्ट पुट कर देंगे, PHI होल स्क्वायर अपॉन PH2 देन PI2, इसे इक्वेशन मान देते हैं सेकंड। नेक्स्ट, आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू होता है nRT। अब P को वहीं रखिए, V जस्ट N के अपॉन में आ जाएगा, nRT अपॉन V, N अपॉन V इज इक्वल टू हो जाता है C। तो इस प्रकार से P की वैल्यू हमें मिल जाती है CRT। अब हमें इसी P में ही हमें हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते जाना है, यानी PHI इज इक्वल टू हो जाएगा, C की जगह पर हम लिख देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड और उसे ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, वो उसके सांद्रण को शो करता है। HI ब्रैकेट में RT देन PH2 की वैल्यू हो जाएगी H2 ब्रैकेट RT देन PI2, I2 ब्रैकेट में लिख देते हैं देन RT। अब इस वैल्यू को आपको किस इक्वेशन में पुट करना है, अब इसे हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर होता ये है कि हमें जो वैल्यू मिली है PHI और PH2 देन PI2, इनकी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक, तो Kp बराबर हो जाएगा HI पूरे का होल स्क्वायर देन RT का स्क्वायर। ठीक, अपॉन में आ जाएगा RT देन H2 देन उसको किस में आ जाएगा ब्रैकेट में, देन I2 ब्रैकेट में देन RT। अब हम देखते हैं इसी इक्वेशन में RT और RT अपॉन में जो है वो कॉमन है, तो इनके आधार समान है तो घातें क्या हो जानी चाहिए, जुड़ जानी चाहिए। तो सेकंड स्टेप में देखिए Kp बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड होल स्क्वायर RT स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन जो ब्रैकेट में और आयोडीन ब्रैकेट में RT स्क्वायर, RT स्क्वायर RT स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा Kp बराबर हाइड्रोजन आयोडाइड होल स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन और आयोडीन उसे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 में हमें यही वैल्यू मिली थी, राइट। Kc की वैल्यू क्या थी, हाइड्रोजन आयोडाइड होल स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन और आयोडीन ब्रैकेट में, तो इक्वेशन 1 से Kp बराबर हो जाएगा Kc। ठीक, ओके, साम्य स्थिरांक की गणना का अब ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें Kp की वैल्यू कम और Kc वाली ये अभिक्रिया रहेगी और डेल N की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर अमोनिया का संश्लेषण यानी अमोनिया का ही रिएक्शन रहेगा। देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। मोलों की संख्या एज इट इज ही रहेगी, नाइट्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 3 और अमोनिया में 2। इसे Kc के फॉर्म में लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है इनके मोलों की संख्या इनके घात के रूप में लिख दी जाती है। तो आपका जो इक्वेशन 1 है, आई होप कि आपको उसके समझने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। जस्ट उनके घात को ऊपर लिख देना है और इनके सांद्रण को हम ब्रैकेट के रूप में शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट थिंग है, अब इसी इक्वेशन को हमें Kp के रूप में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें P को हर जगह पुट कर देना है, PNH3 होल ट्वाइस अपॉन PNH2 देन वो ब्रैकेट में देन PH2 होल थ्राइस, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सेम जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडीन वाले रिएक्शन में देखा था, सेम वैसे प्रोसीजर यहाँ भी होगा। ठीक बच्चों, अभी आपने Kp और Kc की वैल्यू निकाल लिया था और इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया था, राइट। अब यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण हम देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण एज इट इज PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू हो जाएगा nRT अपॉन B।
अब n/v की वैल्यू हम जान चुके हैं c होता है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा CRT। अब हमें अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसे दाब के रूप में जैसा हमने लिखा था, उसमें हम C की जगह पे उनके सांद्रण वाली वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो PNH3 इज इक्वल टू हो जाएगा NH3 होल ब्रैकेट RT, PN2 N2 होल ब्रैकेट RT, PH2 हो जाएगा हाइड्रोजन होल ब्रैकेट RT। अब इसी जो वैल्यू है, राइट, इस दाब वाली वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 2 में जब इस वैल्यू को रखा जाता है तो Kp बराबर हो जाएगा NH3 होल ट्वाइस इंटू RT का स्क्वायर अपॉन N2RT, राइट, देन H2 होल थ्राइस और RT थ्राइस। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर चूंकि इसी जो रिएक्शन में आप देखिएगा, यहाँ पर चूंकि RT है और RT थ्राइस है, ठीक, इनके जो आधार है समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। तो हम इसी इक्वेशन में देख सकते हैं कि Kp बराबर, सेकंड लास्ट इक्वेशन में देखिए, Kp बराबर हो जाएगा NH3 होल ट्वाइस RT स्क्वायर अपॉन N2 देन H2 होल थ्राइस, ठीक है, नेक्स्ट RT पूरे की घात क्या हो जाएगी 4। अब इसमें ही RT स्क्वायर और RT 4 ये आपस में क्या करेंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें RT की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। नेक्स्ट थिंग, अब हम जान चुके हैं कि NH3 स्क्वायर अपॉन N2 ब्रैकेट और H2 होल थ्राइस, इसकी वैल्यू क्या होती है Kc, जो कि इक्वेशन 1 को माने थे। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू हो जाएगी Kp बराबर Kc RT -2। -2 इसलिए हुआ क्योंकि वो जस्ट ऊपर हम पक्षांतर करते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 आ जाती है। तो इस प्रकार से Kp बराबर हो जाएगा Kc RT -2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक हुआ ये खत्म हुआ साम्य स्थिरांक के कुछ डेरिवेशन को सॉल्व करने का। अब यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट नियम स्टार्ट होता है जिसका नाम है ली शातलिए का नियम। ली शातलिए नियम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ली शातलिए के द्वारा ही डिराइव किया गया था, जिसके अनुसार किसी भी उत्क्रमणीय अवस्था में, यानी कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो कि साम्य अवस्था की स्थिति में हो, ऐसी अभिक्रिया में यदि इसके ताप, दाब और सांद्रण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, यानी बदलाव किया जाता है, तो अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर यानी चलेगी जिससे कि किया गया जो परिवर्तन है वो कैंसिल हो जाए, यानी किसी प्रकार का उस अभिक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम बाह्य रूप से कोई इस पर कोई प्रभाव डालते हैं तो अभिक्रिया अपने आप ही खुद को इस तरह से एडजस्ट करेगी कि हमारा वो किया गया बदलाव दिखाई नहीं देगा। अब किस किस प्रकार का बदलाव हो सकता है, वो है ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और सांद्रण का प्रभाव। तो चलिए देखना हम इसे शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है वो है ताप का प्रभाव। अब कोई अभिक्रिया जो कि साम्य अवस्था की स्थिति में है, ऐसी कंडीशन में अगर हम उस अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जहां पर वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, यानी ऊष्मा का अवशोषण होगा क्योंकि ताप को बढ़ा दिया जा रहा है। उस ताप के प्रभाव को कम करने के लिए अभिक्रिया ऊष्मा शोषी दिशा में ही जाएगी। नेक्स्ट थिंग है कि अगर हम इस अभिक्रिया के ताप को घटा देते हैं तो हमारे इस बाह्य बदलाव को बदलने के लिए, ठीक है, अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जिधर अभिक्रिया क्या हो, ऊष्मा क्षेपी हो, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित हो, निकले। ठीक, तो अगर ऊष्मा शोषी कब होगी, जब हम ताप को बढ़ा देते हैं, ठीक, क्योंकि हम ताप बढ़ाए तो ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए। अगर हम ताप घटाए तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए, यानी अभिक्रिया हो जानी चाहिए ऊष्मा क्षेपी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी अगर हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लेकर अमोनिया का निर्माण करते हैं तो हमें ताप को घटाना पड़ेगा। अमोनिया का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ताप घटाने पर अमोनिया का निर्माण बढ़ता रहेगा, यानी ये अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलेगी।
सपोज मैं आपसे कहूँ कि अमोनिया निर्माण के लिए हमें ताप घटाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, तो आपका आंसर होगा कि हमें ताप घटाना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया का निर्माण होता है तो यह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया के लिए हमें ताप को घटाना पड़ेगा, तभी जाके ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और अमोनिया उतनी ज्यादा मात्रा में बनते रहेगा और ये होल अभिक्रिया क्या रहेगी, साम्य अवस्था की स्थिति में रहेगी। नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। अब यदि किसी साम्यावस्था स्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दाब में बदलाव किया जाता है तो उस अभिक्रिया में मोलों की संख्या में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है, यानी अभिकारक और उत्पाद इनके मोलों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। तो इन दैट केस जब हम इस अभिक्रिया के दाब को बढ़ाते हैं तो मोलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इन मोलों की संख्या को कम करने के लिए, राइट, क्योंकि हमने मोलों की संख्या को बढ़ाया है, तो इनकी संख्या को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर गमन करेगा, यानी चलेगा जिधर मोलों की संख्या कम हो जाए। यानी जो हम उस परिवर्तन किए वो परिवर्तन को निष्फल करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जिससे कि मोलों की संख्या कम हो जाए, यानी दाब भी कम हो जाए। तो चलिए इसके लिए हम इस अमोनिया के निर्माण के रिएक्शन को ही देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन में मोलों की संख्या 1 है, हाइड्रोजन में मोलों की संख्या 3, अमोनिया में मोलों की संख्या है 2। अब मैं कहूँ कि अभिकारक में टोटल मोलों की संख्या क्या है, तो 1 + 3 हो जाता है 4। उत्पाद में मोलों की संख्या है 2। अब कंपेयर करें अभिकारक और उत्पाद में किसमें मोलों की संख्या ज्यादा है, तो इसका आंसर है अभिकारक में 4। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इस अभिक्रिया के दाब को बढ़ाते हैं तो मोलों की संख्या बढ़ती है। अब इसी दाब को कम करने के लिए, इस मोलों की संख्या को कम करने के लिए रिएक्शन उस दिशा की ओर जाएगा जहां पर मोलों की संख्या कम हो जाती है। यानी इस अभिक्रिया में मोलों की संख्या चूंकि उत्पाद में कम है तो ये अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलेगी, यानी कि हमें अमोनिया ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इस प्रकार से अमोनिया के निर्माण में जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो इस दाब को कम करने के लिए, यानी मोलों की संख्या को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जहां पर की मोलों की संख्या कम होगी। यहाँ पर हमें अधिक मात्रा में अमोनिया मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है सांद्रण का प्रभाव। अब यदि हम अभिकारक के सांद्रण को बढ़ा देते हैं तो इस परिवर्तन को हटाने के लिए ये अभिक्रिया उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पाद का निर्माण करना शुरू कर देती है, जिससे कि किया गया बदलाव खत्म हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम उत्पाद की मात्रा को यानी उसके सांद्रण को बढ़ा देते हैं तो हमारे इस किए गए बदलाव को खत्म करने के लिए ये रिएक्शन उस दिशा की ओर चलती है जिससे कि हमें अधिक मात्रा में अभिकारक मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए अमोनिया के निर्माण के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में अमोनिया बनाना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें बहुत अधिक मात्रा में अमोनिया बनाना है तो हमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, यानी अभिकारक के सांद्रण को बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें ज़्यादा मात्रा में उत्पाद मिले। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहा ली-शातली का नियम। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ली-शातली का नियम। सो इसे और अच्छे से पढ़िए एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग।